इसके फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें ऐसी दो संख्याएं x और y को ज्ञात करना है जिनका योग तो 60 हो और x y क्यूब का मान अधिकतम हो। तो इसके फर्स्ट पार्ट को यदि हम शुरू करें तो दिया गया है कि उन दोनों संख्याओं का योग है 60, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और हमें x y क्यूब को अधिकतम करना है। तो हम इसको z मान लेते हैं जो कि है x गुणा वाई क्यूब, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। लेकिन अब ये जो हमारे पास z आ रहा है इसमें दो अज्ञात राशि x और y हैं, जिनमें से एक अज्ञात राशि का मान हम समीकरण 1 से ज्ञात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम x का मान समीकरण 1 से ज्ञात करते हैं और उसको रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में, जिसको यदि थोड़ा और हल किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर में 4, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए जिसको अधिकतम या न्यूनतम करना उसका एक बार अवकलन करेंगे और वो अवकलन हो जाएगा y के सापेक्ष। तो हमारे पास आ जाएगा डी जेड बटे डी वाई 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब, समीकरण नंबर लगा देते हैं 4। इसके बाद इसका एक बार और अवकलन करते हैं जिससे हमें d2z अपॉन dy2 का मान मिलेगा और वह मान आएगा 360y माइनस 12y स्क्वायर, समीकरण नंबर लगा देते हैं 5। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स को ज्ञात करने के लिए हम पहले अवकलज यानी dz बटे dy को रखते हैं 0 के इक्वल, जिससे हमें मिलेगा 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब बराबर 0। इसमें हम लोग 4 और y स्क्वायर का लगा देते हैं भाग, क्योंकि y का मान 0 से बड़ा दिया गया है क्वेश्चन में, जिससे हमारे पास बचेगा 45 माइनस y इज इक्वल टू दी 0, जहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा 45। अब इस बिंदु पर हम दूसरे अवकलज यानी d2z अपॉन dy2 का मान ज्ञात करते हैं, जो कि इसको हल करने पर हमें मिलने वाला है माइनस 20,100, जो कि होगा लेस देन 0। इसका मतलब y बराबर 45 पर z का मान अधिकतम होगा, और यदि ये मान हम समीकरण नंबर 1 में रखें तो हमें x का मान मिल जाएगा 15। इसका मतलब इन दोनों के मान की वजह से z यानी कि एक्स वाई क्यूब का मान अधिकतम होगा, और इस स्थिति में x बनेगा 15 और y बन जाएगा 45, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में x और y को ज्ञात करने के लिए उनका योग बताया गया 16, और हमें न्यूनतम करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब को। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें x और y का योग दिया गया 16, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और हमें जिसको अधिकतम या न्यूनतम करना हो उसको एक नया फलन मान लेते हैं z, जो कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल होगा। अब इसमें हमारे पास दो अज्ञात राशि हैं, जिसको एक में बदलने के लिए हम समीकरण नंबर 1 का करते हैं प्रयोग। तो हम लोग x क्यूब को एच डी रखते हैं, y का मान हम लोग यहाँ से रखेंगे तो आ जाएगा 16 माइनस एक्स का क्यूब, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3, और हमने ये लिखा है समीकरण नंबर 1 से। जिसके एक्सट्रीम पॉइंट ज्ञात करने के लिए हम यदि एक बार अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 3x स्क्वायर। उसके बाद इस स्टेप का अवकलन करें तो हमारे पास आएगा 3 गुना में 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इस पद का अवकलन करेंगे तो आएगा -1, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। इसके बाद यदि इसका फिर से अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा d2z अपॉन dx2, जिसमें हमें मिल जाएगा 6x माइनस का 3, और इसका अवकलन करें तो यहाँ पर आएगा 3 गुना में 2, और इस सिंपल स्टेप का अवकलन करें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ओवरऑल बचेगा 16 माइनस एक्स, जिससे ओवरऑल d2z अपॉन dx2 का मान बन जाएगा 6x प्लस 6 गुना में 16 माइनस एक्स, समीकरण नंबर लिख देते हैं 5। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए यानी हम चरम बिंदु ज्ञात करेंगे, और उसके लिए हम dz बटे dx यानी पहले अवकलज को रख देते हैं 0, जिससे हमें प्राप्त होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 गुना में
16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0, जिसको यदि हम लोग हल करें तो पहले भाग चला जाएगा 3 का, शेष होगा एक्स स्क्वायर माइनस इस पद के होल स्क्वायर को खोल दें तो आ जाएगा 256 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का आ जाएगा 32x इज इक्वल टू दी 0, जिसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल करके सिर्फ x का मान ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा 8। इस बिंदु पर यदि हम दूसरे अवकलज का मान ज्ञात करें तो वह हमें मिलेगा 96 जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब x बराबर 8 पर z का मान न्यूनतम होगा। और यदि इस स्थिति में x का मान 8 हो तो समीकरण 1 से y का मान भी हमें प्राप्त होगा 8, यानी इस स्थिति में दोनों संख्याएं होंगी क्रमशः 8 और 8, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सिद्ध कीजिए एक वृत्त के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। या हम यूं भी बोल सकते हैं कि किसी वृत्त में बड़े से बड़ा जो आयत खींचा जा सकता है वह एक वर्ग होगा। तो इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए वास्तव में हमारे पास कांस्टेंट है एक वृत्त, यानी उसकी जो रेडियस है उसका मान हमारे पास कांस्टेंट है। और अब हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसे हम बाद में सिद्ध कर दें कि वह आयत वास्तव में एक वर्ग होगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं कि माना एक वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या r अचर है और इसमें एक आयत ABCD मान लेते हैं जिसमें विकर्ण AC जो होगा उसका मान बन जाएगा 2r। अब इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें आयत की भुजाओं की आवश्यकता होगी और उसके लिए मैं इस कोण को थीटा मान लेता हूँ। इस आधार पर भुजा AB बन जाएगी 2r कोस थीटा और भुजा BC बन जाएगी 2r साइन थीटा, जिसको ओवरऑल नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इस आधार पर आयत का यदि हम क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसको हम A से व्यक्त करते हैं तो वह बनेगा लंबाई गुणा में चौड़ाई, जो कि वास्तव में होगी AB गुणा में AC। इस आधार पर A का मान बन जाएगा 2r कोस थीटा गुणा में 2r साइन थीटा, जिसको हल करने के लिए हम 1, 2 और r स्क्वायर को लिख लेते हैं। शेष बचा 2 कोस थीटा और साइन थीटा, जिसका सूत्र बन जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए हम लोग A का थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं क्योंकि r कांस्टेंट है, तो हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर कांस्टेंट, इस 2 को एक बार छोड़ देते हैं, साइन 2 थीटा का अवकलन बन जाएगा कोस 2 थीटा और साथ में 2 थीटा का 2 और 2 का गुणा होकर बन जाएगा 4, ओवरऑल समीकरण नंबर 3। एक बार और अवकलन करते हैं जिससे हमें दूसरे अवकलज का मान मिल जाएगा इसी प्रकार -8r स्क्वायर और साइन 2 थीटा, समीकरण नंबर लगा देते हैं 4। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए हम लोग पहले अवकलज को 0 रखेंगे, जिससे हमें 4r स्क्वायर कोस 2 थीटा का मान प्राप्त होगा 0, यानी ओवरऑल कोस 2 थीटा का मान मिल जाएगा 0 इसका भाग लगाने पर। और ऐसा उसी वक्त पॉसिबल है जब कोण 2 थीटा π/2 हो, यानी इस कंडीशन में थीटा का मान π/में आ जाएगा 4। अब इस बिंदु पर हम d2a/d थीटा 2 का मान ज्ञात करेंगे, जो कि आ जाएगा -8r स्क्वायर और साइन 90 जिसकी वैल्यू 1, यानी ओवरऑल आएगा लेस देन 0। इसका मतलब थीटा बराबर π/4 कोण पर क्षेत्रफल A का मान अधिकतम होगा। और इस स्थिति में यदि हम बात करें AB और BC की, तो AB का मान आएगा
2r कोस 45 यानी 1/√2, जिसका मान ओवर आ जाएगा √2r। इसी हिसाब से BC का मान ज्ञात करूँ तो 2r साइन थीटा यानी 2r गुणा 1/√2, जो कि वापस हल होकर बनेगा √2r। यानी कि इस स्थिति में लंबाई और चौड़ाई एक समान होंगे, इसका मतलब आयत एक वर्ग होगा। और हमें यही सिद्ध करना था कि जो भी आयत बनेगा उसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा और वास्तव में वह एक वर्ग होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक दी गई तिर्यक ऊंचाई और अधिकतम आयतन यानी महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण ज्ञात करना है और वह कोण आना चाहिए tan इनवर्स √2। तो बेसिकली हम तिर्यक ऊंचाई और आयतन के मध्य संबंध ज्ञात करना है, जिसमें केवल एक अज्ञात राशि होनी चाहिए। इसके लिए हम एक शंकु लेते हैं जिसका अर्धशीर्ष कोण हम मान लेते हैं थीटा है, और इसकी ये साइड वाली ऊंचाई को L मान लेते हैं, जो कि हमें दी गई है तिर्यक ऊंचाई। और दी गई ऊंचाई का मतलब हो गया ये हमारे लिए हो जाएगी कांस्टेंट या अचर। अब शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें इसकी ऊंचाई की भी आवश्यकता होगी, और आधार की जो ये वाली रेडियस है इसका मान भी हमें ज्ञात करना होगा। ये मान हम L के पदों में ज्ञात करेंगे इस थीटा कोण को यूज़ करते हुए। इसके लिए मैं इसके शीर्ष को मान लेता हूँ A, इस बिंदु को B और इस बिंदु को C। तो ये बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज ABC। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शंकु का आयतन, जिसको यदि V से व्यक्त करें तो सूत्र होता है 1/3 पाई r² h, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज ABC से यदि हम ज्ञात करना चाहें तो BC/AC, BC का मतलब कोण के सामने की भुजा जो कि बन जाएगी लंब, और AC का मतलब 90 डिग्री के सामने की भुजा जो कि बन जाएगी कर्ण। लंब बटे कर्ण वास्तव में होता है साइन थीटा। इस आधार पर BC का मान बन जाएगा AC गुणा में साइन थीटा। BC बेसिकली है R और AC का मतलब है L, तो R का मतलब बन जाएगा L साइन थीटा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार यदि हम AB/AC ज्ञात करें तो वह बनेगा आधार बटे में कर्ण, जो कि बन जाएगा कोस थीटा। इससे AB का मान बन जाएगा AC गुणा में कोस थीटा, और AB वास्तव में है ऊंचाई h और AC का मतलब है L, तो बेसिकली h का मान बन जाएगा L कोस थीटा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से मान 1 में रखते हैं, हमें आयतन V मिल जाएगा 1/3 पाई, R का मतलब बन जाएगा L साइन थीटा स्क्वायर, और H का मतलब है L कोस थीटा, जिसको यदि और हल करें तो बन सकता है पाई L³/3 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, जो कि आयतन का सूत्र है। लेकिन यदि हम इसमें ध्यान दें तो एक ही अज्ञात राशि है थीटा, क्योंकि पाई और L तो कांस्टेंट है। अब हम इस V का अवकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे, जिससे हमें एक्सट्रीम पॉइंट मिल जाए। तो dV/d थीटा, पाई L³/3 कांस्टेंट है बाहर, इनका यदि हम अवकलन करें तो साइन स्क्वायर को छोड़ते हुए कोस थीटा का अवकलन बन जाएगा माइनस साइन थीटा, और यदि हम कोस थीटा को छोड़ दें तो साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन बन जाएगा 2 साइन थीटा और कोस थीटा, जिसको थोड़ा और हल करें तो dV/d थीटा का मान होगा पाई L³/3 माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू 2d कोस स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर लगा देते हैं 5, जिसका एक बार फिर से अवकलन करें तो हमें मिलेगा d2V/d थीटा 2 इज इक्वल टू दी पाई L³/3 बाहर, और साइन क्यूब थीटा का बन जाएगा माइनस तो है ही -3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, जबकि 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा का बन जाएगा
यदि हम 2 और साइन थीटा को छोड़ दें तो साइन थीटा लिख देता हूँ, 2 बाद में लिखूँगा। कोस स्क्वायर थीटा का बन जाएगा 2 से 2 का मल्टीप्लाई होकर 4, कोस थीटा और कोस थीटा का अवकलन बन जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ओवरऑल बन जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा। इसी हिसाब से यदि मैं 2 और कोस स्क्वायर थीटा को छोड़ दूं तो साइन थीटा का बन जाएगा कोस थीटा। तो ओवरऑल बन जाएगा 2 कोस क्यूब थीटा, जिसको नाम दे दें समीकरण नंबर 6। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए फर्स्ट अवकलज को हम लोग रख देते हैं 0 के इक्वल, जिससे हमें मिल जाएगा पाई एल क्यूब बटे में 3 माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी 0, जिसमें इसका उधर कर देते हैं भाग। शेष में बचेगा साइन थीटा कॉमन, जिसका यदि भाग लगा दें तो आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 0। हमने साइन थीटा का भाग इसलिए लगा दिया क्योंकि साइन थीटा का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इस वजह से थीटा का मान बन जाएगा 0 डिग्री, जिससे शंकु का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस पद को यदि उधर शिफ्ट कर दें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जिसके दोनों पक्षों में कोस स्क्वायर का भाग लगाने पर हमें प्राप्त होगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2, यानी कि टेन थीटा का मान हमें प्राप्त होगा √2। यदि मैं टेन थीटा की बात करूं तो उसका मतलब होता है लंब बटे में आधार, जो कि बनेगा √2 बटे में 1। इस आधार पर जो कर्ण है उसका मान आ जाएगा √3। तो एक समकोण त्रिभुज बन सकता है जिसमें एक कोण थीटा हो, तो लंब का मान बन जाएगा √2, आधार का मान होगा 1 और कर्ण का मान बन जाएगा √3। अब हम इस बिंदु पर दूसरे अवकलज का मान ज्ञात करेंगे। तो यदि हम d2v अपॉन d थीटा 2 का मान ज्ञात करेंगे तो वह निश्चित तौर पर 0 से छोटा आएगा, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास यदि हम ध्यान दें तो साइन और कोस की वैल्यू है, जिसके मान हम लोग इस समकोण त्रिभुज से ज्ञात कर सकते हैं। और जब हम इन मानों को इसमें यूज़ करेंगे तो हमारे पास d2v अपॉन d थीटा 2 की वैल्यू आएगी <0। इसका मतलब tan थीटा बराबर √2 पर जो आयतन है v वह अधिकतम होगा। इस स्थिति में यदि हम थीटा की बात करें जो कि अर्धशीर्ष कोण है, वह बन जाएगा tan इनवर्स √2। और हमें अंत में यही सिद्ध करना था कि आयतन अधिकतम होने पर अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्थिर आयतन वाला खुला टैंक दिया गया है, यानी हमें आयतन को कांस्टेंट रखना है, जिसका आधार दिया है वर्गाकार, यानी इस आधार में लंबाई और जो चौड़ाई होंगे उनके मान एक समान होंगे। यदि अंतः पृष्ठ यानी जब हम इसके अंदर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वह होना चाहिए न्यूनतम। तो उस स्थिति में जो टैंक की गहराई और लंबाई होगी उसका अनुपात हम लोगों को ज्ञात करना है। मान लीजिए इस टैंक की गहराई h है और इसकी जो लंबाई है वह l है। यदि इसकी लंबाई l होगी तो इसकी चौड़ाई भी l होगी, क्योंकि इसका आधार हमें दिया गया है वर्गाकार। इस स्थिति में जो हमारे पास खुला टैंक है उसका आयतन बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन को v से व्यक्त करें तो यह मान आ जाएगा l² गुणा में h, इसका नाम रखते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसका ऊपर वाला सिरा खुला है और हम इसका अंतःपृष्ठ ज्ञात करते हैं, जिसको व्यक्त कर देते हैं s से। तो इससे सबसे पहले इस नीचे वाले वर्गाकार आधार का क्षेत्रफल बनेगा l²। अब इसकी जो 4 शेष फेस और बच रहे हैं उनमें से हर एक का क्षेत्रफल बनेगा h गुणा में l। यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो इसमें आयत बन रहा है जिसका क्षेत्रफल होगा h गुणा l, तो शेष आ जाएगा 4hL। अब हमें v और s के मध्य संबंध ज्ञात करना है, क्योंकि आयतन कांस्टेंट है और हमें अंतःपृष्ठ को अधिकतम या न्यूनतम करना है। और इसमें 2 ज्ञात राशि हैं, इसमें भी 2 ज्ञात राशि हैं, तो हम एक ज्ञात राशि यानी h का मान यहाँ से ज्ञात करते हैं और इसको इस समीकरण में यूज़ कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे s = l² + 4l
यहाँ से h का मान आ जाएगा v बटे में एल स्क्वायर। इससे ये s बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस 4v बटे में l, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2, और ये हमने लिखा है समीकरण 1 से। अब हमें s का अवकलन करना है। स्पष्ट है कि वह अवकलन होगा l के सापेक्ष, क्योंकि 4 और v दोनों ही कांस्टेंट हैं। तो इसका अवकलन करें तो हमारे पास आएगा ds बटे में dl, जिसका मान बन जाएगा 2l माइनस 4v बटे में एल स्क्वायर, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। एक बार पुनः अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा d2s अपॉन dl2, जिसका मान आ जाएगा 2 माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस 8v बटे में एल क्यूब, समीकरण नंबर आ जाएगा 4। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हैं, जिससे 2l माइनस 4v बटे एल स्क्वायर का मान बनेगा 0। 2 का लगा दें भाग और इसको उधर शिफ्ट कर दें तो हमें मिलेगा l इज इक्वल 2v बटे में एल स्क्वायर, जिसके वज्र गुणन से एल क्यूब का मान बन जाएगा 2v, यानी l हमें मिलेगा 2v की पावर 1/3, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। और इस बिंदु पर हम लोग दूसरे अवकलज यानी कि d2s अपॉन dl2 का मान ज्ञात करते हैं, जो कि हमें मिलने वाला है 2 प्लस 8v बटे में 2v, जो कि सॉल्व होके बना देगा 6, जो कि 0 से बड़ा है। यानी कि l इज इक्वल 2v की पावर 1/3 पर हमें s यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम मिलेगा। और इस स्थिति में यदि हम क्यूब कर दें तो एल क्यूब बराबर बन जाएगा 2v, v का मान रख दें जो कि समीकरण नंबर 1 में है एल स्क्वायर गुणा में h। तो एल स्क्वायर से एल क्यूब कैंसिल होगा तो बचेगा l इज इक्वल 2 गुणा में h। हमें h और l का अनुपात ज्ञात करना है, तो h को उधर l को उधर शिफ्ट करते हैं और 2 को इधर ले आते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 बराबर h/l, यानी h और l का अनुपात आ जाएगा 1:2, और हमें यही ज्ञात करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक निर्माता द्वारा x इकाइयों को बेचा जा रहा है, जिसमें से हर एक इकाई का विक्रय मूल्य 5 माइनस x/100 है। यदि इन x इकाइयों का कुल उत्पादन मूल्य x/5 + 500 हो तो हमें इकाइयों की वह संख्या यानी x ज्ञात करनी है जो अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए बेची जानी चाहिए। यदि हम विक्रय मूल्य को s से व्यक्त करें तो s होगा x गुणा में 5 माइनस x/100, क्योंकि x इकाइयाँ बेची जा रही हैं और एक को बेचने का मूल्य है 5 माइनस x/100, जिसको गुणा करने पर हमें मिलेगा 5x माइनस x²/100, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और यदि उत्पादन मूल्य को c से व्यक्त किया जाए तो वह हमें दिया गया है x/5 प्लस में 500, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इस प्रकार यदि हम लाभ को p से व्यक्त करें तो वह वास्तव में होगा विक्रय मूल्य माइनस उत्पादक मूल्य, जो कि हमें प्राप्त होगा 5x माइनस x² और x/5 माइनस 500 के प्लस 500 के अंतर से। इस आधार पर p हमें मिलेगा 5x माइनस x/5 माइनस x² और माइनस में आ जाएगा 500, जिसको लगा देंगे समीकरण नंबर 3। अब p को अधिकतम या न्यूनतम करने के लिए हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जिससे हमें dp/dx का मान मिल जाएगा 5 माइनस 1/5 माइनस x में आ जाएगा 50, जिसको यदि थोड़ा हल किया जाए तो बन सकता है 24/5 माइनस x/50। समीकरण नंबर लगा देते हैं 4। पुनः अवकलन करें तो
हमें मिल जाएगा d2p/dx2 का मान, जो कि होगा -1/50, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए हम लोग dp/dx को रखते हैं 0, जिससे हमें 24/5 -x/50 मिल जाएगा 0, जिसको हल करने पर हमें x का मान मिलेगा 240, और इस पर हम दूसरे अवकलज d2p/dx2 का मान ज्ञात करें तो वह कांस्टेंट है <0। इसका मतलब x बराबर 240 पर p का मान अधिकतम होगा, यानी कि लाभ अधिकतम होगा। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 8.6 के एग्जाम्पल को पूर्ण कर लिया है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।